आज हम अध्ययन करेंगे महान चित्रकार के हेबर के बारे में। के हेबर जो भारत के चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं और भारत के ख्यातनाम चित्रकार हैं। इनका जन्म 15 जून 1911 को कंटिंगरी कर्नाटक में हुआ था और इसी वजह से इनका गांव का नाम पहले आता है और कंटिंगरी कृष्णा हेबर ये इनका पूरा नाम है और हम इनको शॉर्ट में या छोटे इनिशियल के रूप में के हेबर के रूप में जानते हैं। इनका जन्म जैसा मैंने बताया कि कंटिंगरी में 1911 में हुआ था 15 जून को और बाल्य जीवन ग्रामीण परिवेश में ही बीता। गांव में वह रहते थे और वहाँ के प्राकृतिक दृश्य और वहाँ के खिलौने, लोकगीत, खेल खिलौने, इन सब का उनके बाल्य जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और वह गांव में ही छोटे छोटे आयोजन में आते जाते थे और चित्रकारी करते थे। उनकी किशोरावस्था में राजा रवि वर्मा का चित्र की एक प्रतिकृति जिसका नाम है सरस्वती, उसकी एक प्रतिकृति उन्होंने अपने घर की दीवार पर बनाई थी और यहीं से उनमें चित्रकला के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई और इन्होंने फिर कला अध्ययन के लिए अपना विचार बनाया। मैट्रिक, उस ज़माने में मैट्रिक होती थी और तक पढ़ने के बाद हेबर ने मैसूर के राजेंद्र तकनीकी स्कूल में कला की जो विधिवत शिक्षा होती है वह ली और उसके बाद उनके साथ साथ ही उन्होंने भारतीय जो चित्रकला है, भारतीय जो पारंपरिक चित्रण शैली है उसमें राजपूत और मुगल चित्रण शैली का भी अध्ययन किया और यही कारण है कि हम उनके चित्रों में कहीं ना कहीं जो भारतीयता के तत्व हैं वो हमें नज़र आते हैं। ये ऐसा दौर था या ऐसा समय था जब जो भारतीय कलाकार थे, जो समकालीन उस समय के कलाकार थे, उन्होंने भारतीयता के साथ नवीनता को लेकर चलने का मन बनाया, जिसमें अगर हम हुसैन की भी बात करें या एन.एस. बेंद्रे की बात करें और के हेबर उनमें शामिल है। इन कलाकारों के, तीनों ही कलाकारों के अगर हम चित्रों की बात करें तो उसमें भारतीयता नज़र आती है, भारतीयता से ओतप्रोत हैं। आधुनिक या पश्चिमी शैली का भी उसमें प्रभाव है, परंतु चाहे रंगों की दृष्टि से देखें, चाहे आकारों की दृष्टि से देखें, चाहे विषय की दृष्टि से देखें तो वो भारतीयता से ओतप्रोत हैं। और उसके पीछे मूल कारण कि इन्होंने, अगर हम बेंद्रे की भी हमने इससे पूर्व चर्चा की थी तो उन्होंने भी मुगल और राजपूत शैली से प्रेरणा ली और सीखा उसके बारे में। और के हेबर ने भी अपने आरंभिक जीवन में राजपूत और मुगल शैली के चित्रों का अध्ययन किया और फिर इसके बाद ये मुंबई आ गए और मुंबई में इन्होंने अपने जीवन यापन के लिए फोटोग्राफर के यहाँ कुछ समय रीटचिंग आर्टिस्ट के रूप में काम किया। रीटचिंग आर्टिस्ट फोटोग्राफी में, जैसे आज हम अगर रीटचिंग आर्टिस्ट की बात करें तो जो फोटोशॉप पे जो कार्य होता है वो एक तरह से रीटचिंग का है या फोटो को इम्प्रूव करने का है या उसके अंदर कोई लाइट एंड शेड में कमी है, कहीं कोई त्रुटि रह गई है, उसको इम्प्रूव करने का है। तो पुराने ज़माने में भी रीटचिंग आर्टिस्ट होते थे जो कलर से, पेंट ब्रश से फोटोग्राफ को इम्प्रूव करते थे, नेगेटिव्स को भी इम्प्रूव करते थे और जो फोटोग्राफ पुराने हो जाते थे, जिनके नेगेटिव्स नहीं होते थे और उनको रीटच करके उनके पॉजिटिव वापस से निकाले जाते थे। तो एक तरह से पुराने छायाचित्रों को इम्प्रूव करना
ब्लैक एंड वाइट चित्रों को कलर करना, जो छायाचित्र जो होते थे, जो फोटोग्राफ्स ब्लैक एंड वाइट उस ज़माने में होते थे, तो ट्रांसपेरेंट वाटर कलर आते थे और उनका वो फोटो कलर्स ही कहलाते थे। उनका प्रयोग वो फोटोग्राफ जो पॉजिटिव होता था उसके ऊपर लगाकर करते थे। तो इन्होंने रीटचिंग आर्टिस्ट के रूप में भी काम किया और साथ ही दंडावती मठ में हेबर ने अपने चित्रण का या चित्रकला का कार्य जारी रखा। 1937 में उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट से डिप्लोमा किया और 1939 में वह इसी संस्थान के अध्यापक नियुक्त हो गए। प्रिंसिपल जेरार्ड का इनके जो जीवन पे है बड़ा प्रभाव पड़ा, वहाँ के जो प्रिंसिपल थे प्रिंसिपल जेरार्ड, और अब एक तरह से इनकी जीवन एक में स्थायित्व आ गया, नौकरी हो गई, कला के क्षेत्र में ही नौकरी हो गई और इन्होंने उस क्षेत्र में कार्य जारी रखा। और अब उन्होंने अपना चित्रण कार्य तो जारी रखा ही और उसके बाद व्यावसायिक चित्रकार के रूप में भी कार्य करने लगे। दक्षिण भारत की यात्रा की और उसमें भारतीय मूर्तिकला का अध्ययन किया, उसको देखा, उनको समझा, पूर्व और पश्चिम की कला के प्रभावों का भी अध्ययन किया, उसको ग्रहण किया। किंतु अभिव्यक्ति के स्तर पर अगर हम उनकी बात करें तो वह परंपरा और भारतीय संस्कृति से ही जुड़े रहे। विभिन्न माध्यमों का जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, उसमें भी जल रंग, तेल रंग, आधुनिक, पश्चिमी, भारतीय सभी तरह की कलाओं का अध्ययन किया। परंतु जब अगर हम उनके चित्रों की दृष्टि से बात करते हैं, देखते हैं, तो उनके अंदर वह भारतीयता, वह भारतीय परंपरा और संस्कृति नजर आती है। और 1940 के दशक में प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद और भारतीय लघु चित्रण शैली, राजस्थानी और मुगल शैली का अध्ययन किया। हेबर स्वभावतः एक भाव प्रवण, संवेदनशील और अन्वेषी कलाकार थे और धीरे धीरे उन्होंने अपनी कला का रूप विकसित किया। उसमें अन्वेषण, आकृति मूलकता, अमूर्ततन चलता रहा। शांति, आनंद, आशा, मानवीय संवेदना, ऊर्जा का सहज प्रस्फुटन हुआ उनकी कलाकृतियों में। हेबर के चित्र दर्शकों को अत्यंत सरल, आत्मीय व आकर्षक लगते हैं। अत्यंत लयात्मकता व गत्यात्मक रेखाएं, विविध नृत्य मुद्राओं में आकृतियों का अंकन हेबर के चित्रों की विशेषता है। हेबर का अपनी कला के बारे में जो कहना था वो इस प्रकार था कि कलाकार एक सृष्टा होता है जो अपनी कलाकृतियों के माध्यम से समाज में उदात्त भावनाओं को स्थापित करता है। एक क्रिएटर की संज्ञा उन्होंने कलाकार को दी और अपनी भावनाओं को, विचारों को अभिव्यक्त करना चित्रकला के माध्यम से उसका उद्देश्य बताया है। मेरी मान्यता है कि यदि कलाकार दैनंदिन जीवन के अनुभवों को पूरी निष्ठा से अभिव्यक्त करे तो वह लोगों के समक्ष जीवन की पूरी व्याख्या प्रस्तुत कर सकता है। यदि एक भी ऐसी कृति को लोगों द्वारा समझ लिया जाए तो वह समाज में क्रांति उत्पन्न कर सकती है। यही बात समकालीनता का सबसे बड़ा पक्ष है या एक तरह से उसका सूत्र है। अगर हम समकालीनता की बात करते हैं, चित्रों की समकालीनता या आधुनिकता की बात करते हैं, तो उसमें समकालीन विषयों का अंकन, आसपास के वातावरण का अंकन, उस वातावरण से क्या वह उनकी भावनाएं जुड़ी हैं, क्या वातावरण है, क्या उसके प्रति उनके क्या विचार हैं, ये सब बातें अगर हम कलाकार के दृष्टिकोण से सोचते हुए अपने चित्रों में अभिव्यक्त करते हैं तो वह पूर्ण रूप से समकालीन और आधुनिक कला के रूप में जानी जाती है। इस संवेदनशील कलाकार ने बचपन से ही महसूस किया कि वह वस्तुओं में प्रकृति को
हुबहू चित्रित करना ही कला नहीं बल्कि कला के लिए कल्पना तथा भाव प्रवणता की जरूरत है, अतः उसी को विकसित करना उनका उद्देश्य रहा। यही बात अगर हम पुनः आधुनिक या समकालीन कला की बात करें तो कई बार कलाकार जो चित्र या वस्तु या आकार दिख रहा होता है उसको वैसा ही चित्रित करना उसके लिए कला का मूल उद्देश्य हो जाता है। जबकि अगर हम कला के को गंभीरता से देखें या उसके मूल भाव को देखें तो जो हम देख रहे हैं उसको देखने के बाद जो हम उसके प्रति अपनी भावनाएं हैं और उसके लिए जो हमारे विचार हैं अपनी कल्पनाशीलता के साथ उस वस्तु या आकार या दृश्य को प्रस्तुत करते हैं, तो वही दृश्य या चित्र कला की सार्थकता को सिद्ध करता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में इनके जीवन से जुड़ी और बातें करेंगे। धन्यवाद।